गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग करेंगे कृतिका का दूसरा पाठ, जॉर्ज पंचम की नाव। ये जो पाठ है बेटा, हमें इस बात से अवगत कराता है कि हमारे भारतवर्ष को आजाद हुए भले ही इतने साल हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग अपनी गुलामी की मानसिकता से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाए। ये कहानी, ये व्यंग्य अगर कहा जाए, लेखक के द्वारा लिखा गया है। कौन है इसके लेखक? कमलेश्वर जी। उन्होंने उस समय का वर्णन किया है जब रानी एलिजाबेथ लंदन से भारत के दौरे पर आने वाली है। भारत के दौरे के साथ साथ उन्हें कुछ और देशों का भी दौरा करना था, नेपाल, पाकिस्तान आदि के दौरे पर भी वो थी। तो लेखक ने ये कहा कि जब रानी एलिजाबेथ भारत के दौरे पर आने वाली थी तो पूरी राजधानी में, पूरी दिल्ली में हड़कंप जैसी स्थिति थी। क्यों? क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी। लाट होता है मूर्ति। जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी उसके ऊपर नाक नहीं थी, अर्थात उसकी नाक टूट चुकी। अब गुलामी की मानसिकता का परिचय कहां से मिलता है कि रानी एलिजाबेथ जिन अंग्रेजों ने, कहां से थी? लंदन से। जिन अंग्रेजों ने इतने सालों तक हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखा, हमारे बच्चों पर, हमारी महिलाओं पर, हमारे बलिदानियों पर, स्वतंत्रता सेनानियों पर इतना अत्याचार किया, और उसके बावजूद भी जब रानी एलिजाबेथ को भारत आना था तो पूरी की पूरी राजधानी में हड़कंप मच गया कि जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक का होना अनिवार्य है, जरूरी। एक बदहवासी लोगों में दिखाई देने लगी। किस लिए? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रानी एलिजाबेथ के सामने जॉर्ज पंचम की टूटी हुई नाक वाली मूर्ति आई। लेकिन इतनी बदहवासी क्यों हुई? जबकि जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर इतने सालों तक अत्याचार किया, तो इतना हड़कंप मचाने की आवश्यकता थी? नहीं। ऐसे लगता था कि हमारा भारतवर्ष इतने सालों के बाद आजाद भले ही हो गया हो, लेकिन जो हमारी मानसिकता है मानो आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। चलिए, अफरा तफरी मच गई पूरे के पूरे शहर में, दिल्ली में, पूरे कार्यालयों में फाइलें पलटने लगे लोग कि जॉर्ज पंचम की नाक तो जरूरी लगानी है। अधिकारियों की बैठक हुई, दिल्ली को चमकाना है, और क्या क्या प्रयत्न किए जाने लगे। जब रानी एलिजाबेथ को भारत आना था, क्या हुआ? जो हमारी राजधानी की बड़ी बड़ी इमारतें थी उनकी साफ सफाई की व्यवस्था की जाने लगी, उनके रंग रोगन की व्यवस्था की जाने लगी, इमारतों को चमकाया जाने लगा, सड़क से गरीबों को हटाया गया, सड़कों की सफाई हुई, मरम्मत की जाने लगी। तो ये सारा जो काम था रानी एलिजाबेथ के आने से पहले किया जाने लगा। जैसे होता है ना, किसी नेता को आना हो, किसी मंत्री को आना हो, तो उस एरिया की सबसे पहले सफाई की जाने लगती है, उनको दिखाने के लिए कि देखिए यहाँ पर कितनी साफ सफाई की व्यवस्था है। चलिए, ये सब तो हो गया। उसके बाद मुद्दा किसका उठा? जॉर्ज पंचम की नाक, कि जॉर्ज पंचम की नाक पर मूर्ति नहीं है, और अगर रानी एलिजाबेथ इसे देख लेगी तो मानो हमारी नाक कट जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और क्या क्या किया जाने लगा? आनंद फानन में एक मूर्तिकार को बुलाया गया और कहा कि तुम्हें जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर जो है नाक लगानी है, और उस मूर्तिकार ने आंख भर दी कि हाँ मैं लगा दूंगा। क्यों भाई? क्योंकि उसको भी पैसा कमाना था, उसे पैसा कमाने का एक मौका मिल रहा था, उसने हाँ कर दी। वो जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक का नाप लेने के लिए गया और उसने कहा कि इसके लिए तो पत्थर ढूंढना पड़ेगा। अधिकारियों ने जो बैठक बुलाई उसमें कहा कि कहीं से भी लेकर आओ, तुम्हें पूरी छूट है, चाहे जहां मर्जी जाओ। उसने भारत देश का शायद ही कोई कोना ऐसा छोड़ा होगा जहां उसने पत्थर के लिए प्रयत्न ना किए हों, लेकिन उसके बावजूद भी उसे कोई प्रयत्न नहीं मिला। बाद में फिर बैठक हुई, बैठक में सुझाव दिया गया कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी मूर्तियों के पत्थर को बना लीजिए, उनकी जो मूर्तियों का पत्थर है उसको देख लीजिए, अगर वो चल जाए तो काम आ जाए तो। और यहाँ तक कि जो हमारे शहीद हुए बच्चे थे उनकी मूर्तियों से भी जो है नाक उतारने की बात की जाने लगी।
लेकिन हुआ क्या, यहाँ कहीं पर लेखक ने ये भी बताने का प्रयत्न किया है कि जो हमारे शहीद स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे शहीद बच्चे थे, उनकी नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से कहीं बड़ी थी, उनका स्वाभिमान कहीं उससे ज्यादा बड़ा था। ये सब होने लगे। मूर्तिकार गुजरात भी गया, ना जाने कितने पहाड़ों की उसने खाक छानी, लेकिन उसके बावजूद भी उसे वहां पर पत्थर नहीं मिला। अंत में क्या फैसला हुआ कि क्यों ना, ये व्यंग्य है, ऐसा नहीं कि जिंदा नाक लगा दी गई थी, ये व्यंग्य, क्यों ना किसी व्यक्ति की जिंदा नाक ही मूर्ति पर लगा दी जाए, इसका भी फैसला ले लिया गया। अखबार भी बिल्कुल चुप थे। यहाँ पर लेखक ने अखबार के जो पत्रकार हैं उनकी कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह भी लगाया है और कहीं ना कहीं सही बात भी कही है। अक्सर क्या होता है बेटा, कोई उद्घाटन होता है, समारोह होता है, तो अखबार वाले फटाफट पहुंच जाते हैं, रिबन कटवाया जाता है, लेकिन अंत में जब जॉर्ज पंचम की नाक पर, मूर्ति पर जो है नाक तो लगा दिया गया रानी एलिजाबेथ के आने से पहले, लेकिन इसको चुपचाप जो है अनावरण कर दिया गया, किसी को नहीं बुलाया गया, ना इसका फीता काटा गया, ना प्रेस वालों को बुलाया गया, और अखबारों में भी ये खबर नहीं छपी। अखबारों में बेटा अगर ये प्रश्न आ जाता है कि अखबार चुपचाप क्यों थे, तो आप बोलेंगे ये प्रश्न मैं आप लोगों को बारी बारी करवाऊंगी, इसमें मुझे कृतिका दे दीजिए अगर आप लोगों के पास है तो, किसी के पास कृतिका बुक है तो मुझे दे दीजिए। तो बेटा अखबार भी जो है बिल्कुल चुप थे, क्यों कि एक तरफ वो विरोध कर रहे थे कि देखिए जिन अंग्रेजों ने हमें इतने सालों तक गुलाम रखा, आज जब वहां की महारानी एलिजाबेथ आ रही है तो हमारे भारत देश में कैसी बदहवासी छाई हुई, ठीक है, कितना पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, कर्मचारी अधिकारी कितने परेशान हैं, जो एक दूसरे पर अपनी बात टालने पर लगे हुए हैं और रानी एलिजाबेथ के सामने अपनी इज्जत को बचाना चाहते हैं, अपनी नाक को रखना चाहते हैं। अब आप कहोगे कि मैडम नाक रखना माने मान सम्मान का जो तक भी नाक को माना जाता है। फिर बेटा बीच में एक पैराग्राफ का ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है पेपर में कि रानी का दर्जी बड़ा परेशान था। बेटा वो रॉयल फैमिली से थी तो रानी का दर्जी भी परेशान था। क्यों परेशान था भी, क्यों वो बेचारा झल्लाया हुआ था, क्योंकि रानी एलिजाबेथ को कई देशों का दौरा करना था और हर जगह उसको अलग अलग पोशाक पहननी थी, और वो परेशान इसलिए था कि पता नहीं क्या रिव्यूज लोगों के रहेंगे, क्या दृष्टिकोण लोगों का रहेगा, उसकी अपनी जो पोशाक उसने बनाई है वो सही भी होगी या नहीं। अगर सही करार दे दिया जाता है तो क्या होगा, उसकी इज्जत बढ़ जाएगी, उसका औहदा बढ़ जाएगा, रानी खुश होगी, उसे पारितोषिक भी दिया जा सकता है। तो इसलिए दर्जी भी परेशान था कि जब तक रानी के लिए नई पोशाकों का उसका दौरा नहीं हो जाता तब तक ये बड़ी समस्या की बात है। ठीक है जी, तो ये सारा वर्णन जो है यहाँ पर किया गया है। अब हम लोग इसके मैं प्रश्न उत्तरों के साथ आपको आगे तक करवाऊंगी। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? हाँ जी, बदहवासी थी कि रानी एलिजाबेथ आने वाली है, जॉर्ज पंचम की नाक नहीं है, तो आप बताइए कौन सी बदहवासी दिखाई देती है भाई, और कौन सी मानसिकता है? गुलामी की मानसिकता, कि आज भी जो है वो चाटुकारिता करने में यकीन रखते हैं। आज भी ऐसा लगता है कि इतने सालों के बाद भी मानो हमारा देश भले ही आजाद हो गया हो, लेकिन हमारे जो नागरिक हैं वो अपनी इस गुलामी की मानसिकता से आजाद नहीं हो पाए हैं, और यही उनकी बदहवासी और गुलामी की मानसिकता जो है यहाँ पर हमें पता चलती है। ठीक है जी, नेक्स्ट है रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था, उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? जैसा कि अभी बताया था कि रानी को अलग अलग देशों में जाना था, अलग अलग देशों में उसको अलग अलग पोशाक पहननी थी, वो परेशान था कि उसकी बनाई हुई पोशाक में कोई किसी प्रकार की कमी ना रह जाए, और तर्कसंगत भी था। अगर उसकी पोशाक बिल्कुल सही सटीक होती है तो उसकी इतने देशों में वाहवाही होगी, रानी भी खुश होगी, उसे इनाम भी दिया जा सकता है और उसकी सैलरी या तनख्वाह भी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अगर वही चीज गलत होगी तो क्या होगा, उसकी बदनामी। ठीक है जी, तो इसलिए बिल्कुल तर्कसंगत था, लाजमी था उसका परेशान होना। और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? क्या क्या किया गया था भाई जी? नंबर 1,
सड़कों की साफ सफाई की जाने लगी। नंबर 2, पुरानी इमारतों की मरम्मत की जाने लगी। नंबर 4, सभी इमारतों को रंग रोगन से तैयार करवाया जाने लगा, उन्हें सजाया जाने लगा और सड़कों से गरीबों को भी हटा दिया गया होगा। अब देखिए बेटा, प्रश्न पूछा है कि क्या किया गया होगा, तो आप भी ऐसे ही इसका उत्तर दें। ठीक है जी। उसके बाद है, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा। आप देखते होंगे पूरा पेज की हस्तियों से भरा रहता है, फैशन से भरा रहता है। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार है? क्या कहोगे भाई? देखो बेटा, ठीक है, हम सेलिब्रिटी के पहनावे को भी दिखाते हैं, खान पान को भी दिखाते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं तो मैं ये कहूंगी कि ये बहुत ज्यादा तर्कसंगत नहीं है। क्या होता है, आज की जो युवा पीढ़ी है वो इन चीजों को देख के भ्रमित होती है। हर कोई तो उनके पहनावे को और खान पान की नकल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारी पॉकेट इस चीज के लिए अलाउ नहीं करती। लेकिन जो युवा पीढ़ी है वो उसके प्रति आकर्षित होती है और वो उसको अपनाने के लिए, अगर उनके घर से उसका पूरा नहीं हो पाता तो क्या करते हैं, वो गलत कदम तक उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप देखते हैं कितनी बार समाचार पत्रों में आता है, बाइक चोरी करते हुए पकड़ा, इतनी चोरियां उन्होंने कबूल की क्योंकि उनको नशे की लत लग गई थी, उसको पूरा करना था। उन्हें बड़े बाप का बेटा दिखाने का शौक लग गया था, उन्हें जो अय्याशी करने की आदत पड़ गई थी। ठीक है, तो होता है ना ऐसा, तो इससे युवा पीढ़ी भी भ्रमित होती है। ठीक है कि आप लोग जो है, और दूसरा बेटा हम ये कहेंगे कि यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि पत्रकारिता भी भ्रष्टाचार से युक्त होती जा रही है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही जाएगी, क्योंकि वो लोग पैसा भी लेते हैं उनकी चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए, लेकिन इसका बिल्कुल गलत प्रभाव जो है हमारी युवा पीढ़ी पर पड़ता है। ठीक है जी। जो ये खान पान और रहन सहन, कभी ये तुम फैक्ट्स दिखाओ और चीजें दिखाओ, ऐसी चीजों को ज्यादा स्पेस दो जो कि हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरणा दे सके, अच्छा व्यक्ति बने। ठीक है। फिर उसके बाद है, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? वही चीज जो मैंने आपको बताया। पहले तो ये कहा कि ये पत्रकारिता जो है कोई बहुत अच्छी पत्रकारिता नहीं है। अगर बात पत्रकारिता की आती है तो बेटा, पत्रकारिता भी बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होनी चाहिए। हर पत्रकार को ईमानदारी से काम करना चाहिए। लेकिन अगर इस तरीके की पत्रकारिता है, जो मैंने अभी पहले वाले शब्दों में भी आपको कहा था कि वो युवा पीढ़ी के ऊपर बिल्कुल नकारात्मक प्रभाव डालता है। ठीक है, क्योंकि बेटा जो युवा बच्चे होते हैं, इसमें आप भी हो, हम भी हैं। हम तो खैर अब युवा नहीं रहे, लेकिन आपको ये चीज कही जा सकती है, आप अपने करियर को बहुत अच्छे तरीके से सुधार भी सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो। अगर आप सही दिशा चुन लेते हो, सही डायरेक्शन में चले जाते हो, तो आपका करियर बन जाता है। अगर गलत दिशा चुन लेते हो तो आप भले ही कितनी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आपका करियर बिल्कुल ही खराब हो जाता है। ये बिल्कुल समय है आपको सही चुनने का और गलत चुनने का। वो डिपेंड आपके ऊपर करता है, निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप किस दिशा में जाते हो। तो यहाँ पर बात इस तरह की पत्रकारिता की हो रही है, तो ये इस प्रकार की पत्रकारिता युवा पीढ़ी को अक्सर भ्रमित करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ना कि युवा पीढ़ी जो होती है उसको सबसे ज्यादा जो है आकर्षित किया जा सकता है किसी भी, क्योंकि उनके अंदर एक नया उत्साह और एक जोश होता है। ठीक है, लेकिन हम बार बार आपको यही कहते हैं कि हमेशा सकारात्मक चीजों की। एक आपने चैप्टर में पढ़ा था ना कि सनक सकारात्मक होती है कि नकारात्मक होती है, लखनवी अंदाज में 10th क्लास में भी। तो वही बात है कि सनक रखिए लेकिन सकारात्मक, नकारात्मक नहीं। ठीक है जी। नेक्स्ट है, जॉर्ज पंचम की लाट कि नाक को पुणे लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए होंगे। लाट होता है मूर्ति, क्या क्या प्रयत्न किए गए थे बेटा, बताओ। और कौन बताएगा? चलिए बोलिए सभी बोलिए, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले तो बैठकों का दौर चला कि मूर्ति की लाट के लिए जो है नाक ढूंढना था, और क्या क्या प्रयत्न किए फिर मूर्तिकार ने। उसने देश भर के पहाड़ों की खाक छानी, लेकिन फिर भी वो पत्थर नहीं मिला। उसके बाद उसने हमारे शहीद बच्चों और शहीद स्वतंत्रता सेनानियों की नाक तक को भी नहीं छोड़ा, लेकिन वो बात दूसरी थी कि उनकी नाक जो है जॉर्ज पंचम की नाक से कहीं ज्यादा बड़ी। ठीक है जी।
प्रस्तुत कहानी में कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। आज की जो हमारा सरकारी तंत्र है, उदाहरण के लिए फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है, सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका, पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांट कर लिखिए। ये पाठ में अगर ऐसा होता नहीं है, आता नहीं है इस तरीके का प्रश्न, लेकिन फिर भी जो है आप लोग अपने पाठ में वो चीजों को भी ऐसा करते हैं, ठीक है। फिर है नाक मान सम्मान की प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरे व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। हाँ जी, कैसे है? हम कहते नहीं नाक कट जाना, क्या होता है? नाक कट जाना, इज्जत चली जाना। नाक रखना, मान सम्मान रखना। नाक पर मक्खी ना बैठने देना, ठीक है ना। तो इस तरीके से ना जाने कितने हमारे नाक को लेकर एग्जाम्पल है। तो बेटा ये कहते हैं कि व्यंग्य रचना में कैसे उभर कर आई है इस व्यंग्य में कि जब रानी एलिजाबेथ को आना था तो सारे कर्मचारी और सारे अधिकारी इसी बात पर लग गए कि जॉर्ज पंचम की नाक को तो लगाना ही लगाना है। क्यों? ताकि रानी एलिजाबेथ के सामने उनकी इज्जत में किसी प्रकार की कोई कमी ना है ना, इसमें ये बात आई हुई है। जबकि और फिर वही बात आप एग्जाम्पल लिख सकते हो पूरा, ऐसा नहीं है कि ये 2 लाइनें लिख के आप अपने प्रश्न का उत्तर खत्म कर देंगे, आप पूरा लिख सकते हो इसको। कैसे पूरा लिख सकते हो? उसी बात को आप कहेंगे कि इस मूर्ति की नाक को ढूंढने के लिए तो उन्होंने दिन रात एक कर दिया, अपनी पूरी ताकत झोंक दी, पहाड़ों पर मूर्तिकार को भेज दिया, और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी शहीद बच्चे थे उनकी भी नाकों को नहीं छोड़ा गया, अपनी नाक को बचाया, ठीक है, रानी एलिजाबेथ के सामने अपनी इज्जत दिखाना, ठीक है जी। उसके बाद है जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेकर किस और संकेत करना चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं? बार बार यही बात आ रही है, बोलिए, बोलो जी। हमारे न केवल स्वतंत्रता सेनानियों की बल्कि हमारे देश के शहीद बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी हुई, अर्थात हमारे देश के बच्चों की इज्जत और उनका स्वाभिमान जॉर्ज पंचम से कहीं समझ गए। तो इसलिए ये बात यहाँ पर की गई। अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत की है? क्या किया था भाई? कुछ भी नहीं किया, सभी खामोश थे। किसी अखबार में को ये खबर नहीं छपी कि नाक लग गई, सिर्फ इतनी खबर छपी कि नाक लग गई, ना उसके उद्घाटन की बात की गई, ना कुछ और बात किया गया। बिल्कुल अखबार भी शांत थे। इस प्रश्न का उत्तर भी और अंतिम का कि अखबार चुपचाप क्यों थे, तो हम यहाँ दोनों का एक जैसा लिखेंगे कि एक तरीके से अखबारों ने सांकेतिक विरोध किया था, इसीलिए उस खबर को नहीं छापा, वो इसके अगेंस्ट थे। और दूसरा पहलू क्या है कि हो सकता है कि उन्होंने भी अधिकारियों से पैसा खाया हो कि इस खबर को ना छापा जाए। तो पत्रकारिता के दोनों पहलुओं को यहाँ पर उजागर किया जाएगा आप लोगों की तरफ से, भ्रष्टाचार वाला भी और सांकेतिक विरोध वाला, ठीक है। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं। इस कथन के माध्यम से लेकर क्या कहना चाहते हैं? नई दिल्ली में सब था, तुम लोगों से सुनना चाहती हूँ इस प्रश्न का उत्तर में। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं। इस कथन के माध्यम से लेकर क्या कहना है? बता दो स्नेहा, बता दो, इसी में से बता दो, कोई इशू नहीं है, बोलो। नई दिल्ली छात्रों की तैयारियां की गई थी और वहाँ पर सजावट की गई थी, लेकिन वहाँ पर अधिकारियों को हमारे देश की सेनानियों की और हमारे देश के शहीदों की कोई इज्जत नहीं थी। इसलिए उन्होंने यहाँ तक भी कर दिया कि उन्होंने मूर्तिकार ने हमारे शहीदों को भी नहीं छोड़ा। और जी, वो कहते हैं कि नई दिल्ली में सब कुछ था, सारी तैयारियां हो गई थी, सारी चीजें थी, लेकिन
नाक नहीं थी। सारे अधिकारी कर्मचारी इसी बात को लेकर परेशान थे कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं थी, और इसके लिए तो यहाँ पर उनकी इतनी घटिया और अगर हम गिरी हुई मानसिकता कहें तो वो हमारे सामने आती है। किस बात को लेकर कि उन्होंने हमारे देश के शेड्यूल बच्चे तक को भी नहीं छोड़ा, सिर्फ अपनी इज्जत को कायम रखी। ठीक है जी, किसी को कोई संशय, किसी को कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो? क्लियर हो गया ये चैप्टर सभी को?